Hey guys, welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus, and today I am here with a new chapter of class 12th named as Chemical Kinetics. So guys, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आप लोगों का सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है और आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी चेंज हो चुका है। आप लोगों के एग्जाम सब दो टर्म में होने वाले, टर्म 1 एग्जाम एंड टर्म 2 एग्जाम्स। टर्म 1 एग्जाम से आप लोगों के MCQ होने वाले हैं, और यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जो टर्म 2 एग्जाम्स वो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स होने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स में आने वाला है। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका वेटेज भी काफी अच्छा रहता है, चाहे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे फिर आप फर्दर कोई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एग्जाम्स देने जाओ, तो ये चैप्टर बहुत अच्छी खासी वेटेज रखता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को समझना। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो जैसे कि हम लोग कहीं भी कभी लेट सपोज हम लोग किसी केमिस्ट के पास गए दो केमिकल्स लेकर कि भाई हमें ना इन केमिकल्स के साथ एक साथ रिएक्शन करा के दो, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या अराइज होता है? क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वो दोनों जो केमिकल्स है वो आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि सभी केमिकल्स आपस में रिएक्शन नहीं देते, कुछ ही केमिकल्स आपस में रिएक्शंस देते हैं। जरूरी नहीं कि अगर कोई ए केमिकल बी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो सी के साथ भी रिएक्शन करे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक करना होता है? फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी दो केमिकल्स है वो आपस में रिएक्ट करेंगे भी या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने, हमें पता चल गया कि भाई ठीक है ये दो केमिकल्स जो है वो आपस में रिएक्शन तो करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या अराइज होता है? सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि ये आपस में रिएक्ट तो करे, लेकिन किस स्पीड से रिएक्ट करेंगे, हमें कितने टाइम के बाद हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जो स्पीड, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है स्पीड। तो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन हम कहां पे, किस ब्रांच में डिस्कस करता है? वो होती है थर्मोडायनेमिक्स। और स्पीड ऑफ अ रिएक्शन हम जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं वो होती है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो अभी हम लोग अपने चैप्टर के नाम के हिसाब से देखते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मींस क्या होता है? रिएक्शंस। वही काइनेटिक्स का मींस क्या होता है? स्पीड। तो चैप्टर के नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग स्पीड ऑफ अ रिएक्शन की ही बात करेंगे। अब जो स्पीड ऑफ अ रिएक्शन होती है, स्पीड को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रेट। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ अ रिएक्शन को डेली लाइफ से रिलेट करके समझेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, तो क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन? क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स की वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो जैसे कि हम सब अपने घरों में जूसेस बनाते हैं, कोई भी हमने लेट सपोज जूस बनाया, और हम लोग क्या देखते हैं कि वो जूस जो है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद क्या है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो और वहीं अगर हम कहीं बाहर मार्केट में जाए जूस लेने के लिए, कहीं भी सुपर मार्केट में, या हम मार्केट से कोई पैक लेकर आए, तो हम लोग हमेशा उस पर लिखा हुआ देखते हैं कि उसकी ना एक लाइफ टाइम होती है जूस की। तो 30 दिन चलता है कोई जूस 60 दिन तक चलता है, कोई 40 दिन तक चलता है। इस तरीके से सबकी लाइफ टाइम लिखी होती है उनके पीछे। ठीक है, तो अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है कि हमने जो घर पे जूस बनाया वो तो हमारा 3 दिन 4 दिन के बाद खराब हो जा रहा है, और जो हम मार्केट से जूस लेकर आ रहे हैं वो हमारा 30 दिन 40 दिन 50 दिन तक चल रहा है। तो उसमें होता क्या है कि कंपनीज जो है वो उसमें केमिकल्स ऐड कर देती है। क्यों? ताकि उनका जो जूस है वो जल्दी से खराब ना हो, वो एक अच्छी लाइफ टाइम तक सही रहे। अब जो उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं उन्हें नॉर्मली हम लोग प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं, पर वो उनका काम क्या होता है? वो क्या करते हैं, जूस की जो खराब होने की जो रेट है उसको डिक्रीज कर देते हैं। अब हमारे घर में जो बना हुआ जूस है और जो उनका जूस है, उन दोनों की लाइफ टाइम में जो डिफरेंस है वो तो मैंने बता दिया। तो उन लोगों की लाइफ टाइम में ये डिफरेंस हमें केमिकल काइनेटिक्स समझाती है कि उन्होंने केमिकल्स ऐड किए तो उसकी लाइफ टाइम इंक्रीज होगी, यानी कि खराब होने की जो रेट है वो डिक्रीज हो गई, जबकि हमारे जो घर में बना हुआ जूस है उसकी खराब होने की रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द मार्केट से जो हम जूस लेकर आए हैं।
ठीक है, अब हम केमिकल काइनेटिक्स में, अब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज अ रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। हमने यहां पे कोई भी रिएक्टेंट आर ले लिया और ये हमारा प्रोडक्ट पी है, तो इस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके डिक्रीज होने की जो स्पीड है वो क्या कहलाएगी, रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। वहीं अगर हम प्रोडक्ट की टर्म में बात करें तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसके इंक्रीज होने की जो रेट है उसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या समझे कि इनिशियली लेट टी टाइम 0 पर रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, x, और वही हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब टी टाइम पर हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या हो गया, x माइनस वाई, और प्रोडक्ट क्या हो गया, y। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हुई है और जो हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखने वाले हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेने वाली स्पीशीज, जो भी इसके अंदर केमिकल्स पार्ट ले रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन में टाइम के साथ जो भी चेंज होने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, रेट या फिर स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर्मूला से हम इसे कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को ROR लिखने वाले हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा C बाय डेल्टा T। हियर ये जो डेल्टा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज। C रिप्रेजेंट करता है हमारी कंसंट्रेशन को और T रिप्रेजेंट करता है टाइम को। अब अगर हम इस फॉर्मूला से देखें तो हम इजीली अपनी डेफिनेशन बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दोज स्पीशीज विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन विथ टाइम। ओके, क्या बोला कि किसी भी रिएक्शन की जो रिएक्शन में जो पार्ट लेने वाले स्पीशीज है उनकी कंसंट्रेशन में टाइम के साथ जो होने वाला चेंज है उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को और किन किन तरीकों से बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग वो देखेंगे कि हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में किस तरीके से अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है R और हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, P। तो हम लोग क्या बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, कि किसी भी, आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग कोई रिएक्शन कराते हैं तो हमारी जो कंसंट्रेशन है, लेट्स सपोज हमारी रिएक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट जो है वो घटता जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो हमारा बनता जाएगा। यानी क्या होता है कि डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, disappearance of the reactant and the appearance of the product। तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को, कि हमारी जो रिएक्शन हो रही है जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। किस स्पीड से हमारी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। वहीं अगर प्रोडक्ट की टर्म में बात करें तो किस स्पीड से हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि किस स्पीड से हमारे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, उसे
उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब हम फॉर्मूला देखेंगे इन दोनों का क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाँ जी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P अपॉन टेकन टाइम। ठीक है, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन किस स्पीड से बढ़ रही है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस स्पीड से फॉर्म हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, और अगर हम वही रिएक्टेंट की टर्म में बात करें तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ reactant by taken time। ओके, तो अभी अगर हम लोग अपने रेट को, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन concentration of reactant upon taken time, यानी कि माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, यानी कि हमारा रिएक्टेंट किस स्पीड से कम हो रहा है उसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन विद टाइम, किस स्पीड से कम हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम इसे प्रोडक्ट की टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज की जगह सिर्फ हम इंक्रीज करेंगे। क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टेकन टाइम। फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो डेल्टा P बाय डेल्टा T। इतना सब कुछ क्लियर है। इसके बाद अभी हम लोगों को क्या पता चला है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमने दो टर्म्स में लिखा है, एक रिएक्टेंट की टर्म्स में और एक प्रोडक्ट की टर्म्स में। दोनों को साथ साथ लिख के देखते हैं। क्या होगा, हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल आएगी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द टाइम एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो विद द टाइम। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है और जो रिएक्टेंट है वो घटता जा रहा है। ये माइनस साइन अगर आपने गौर किया हो कि हम लोगों ने यहाँ पे ये माइनस साइन क्यों लगाया है, यहाँ पे तो हमारे पास पॉजिटिव साइन है। तो सब लोग मोस्टली बताते हैं कि भाई हमारा जो रिएक्टेंट है वो कम होता जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, लेकिन वो सही रीजन नहीं है। सही रीजन क्या है कि ये जो डेल्टा है वो हमें चेंज बता रहा है। ठीक है, अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे होगी, तो हम चेंज को कैसे लिखते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट में जो है हमारी इनिशियली कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होती है, कम, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा घटता 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 जाता है। तो जो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू आने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये वाली जो वैल्यू है वो छोटी है, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि क्या स्पीड कभी माइनस में हो सकती है। हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ 10, 20, 30, 40, 50 हम कितनी भी स्पीड पे जा रहे हो, लेकिन क्या कभी रेट माइनस में हो सकता है, नहीं। तो हमने इस माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या किया
रिएक्शन में हम लोगों ने पहले से ही माइनस यूज कर लिया। अब उससे क्या हुआ कि एक माइनस तो ये जो हमारा इससे डेल्टा आर से आ रहा है और एक माइनस हमारे पास पहले से रिएक्शन के बाहर होगा, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा ओवरऑल रेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस माइनस साइन को यूज करते हैं कि रिएक्शंस जो होती है हमारे पास वो कितने टाइप की होती है। तो मेनली रिएक्शंस हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। अब इन तीनों रिएक्शंस को हम सबसे पहले हमारी डेली लाइफ से रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम केमिकल लैंग्वेज पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होती है वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये रिएक्शंस स्पीड में बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। यानी कि जैसे कि आप सबने लैबोरेटरी में कभी ना कभी टाइट्रेशन किया होगा, तो हम टाइट्रेशन करते हुए क्या देखते हैं कि जैसे हम ऊपर से ऐसे ड्रॉप ड्रॉप डाल रहे होते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर, और हमें कलर चाहिए होता है कि हमें किसी में लाइट पिंक कलर चाहिए, किसी में लाइट येलो कलर चाहिए। तो इस तरीके से तो हम लोग जैसे ड्रॉप ड्रॉप करके डाल रहे तो हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही होती, लेकिन जैसे ही हमारी सिंगल ड्रॉप पड़ती है और अचानक से हमारा जो सोल्यूशन उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि आप बस ऐसे करोगे और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा स्लो होती हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखा जाए तो हम लोगों को पता है कि हमें कोयले से हीरा मिल सकता है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा टाइम लगने वाला है कि कई हजार साल लग जाते हैं हमें कोयले से हीरा मिलने में। क्यों? क्योंकि जो कोयले से हीरा बनने की जो प्रोसेस है, उसकी जो रिएक्शन की रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है। तो इसलिए हमें जो कोयले से हीरा मिलता है उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। अब अगर सोचो कि अगर वो भी वेरी फास्ट रिएक्शंस की कैटेगरी में आती तो हम लोग तो सब पहुंच जाते, लेकिन कि भाई ये लो कोयला और हमें तो हीरा बना के दे दो। लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो जो कोयले की जो वैल्यू है इस टाइम और जो हीरे की वैल्यू है, दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो भी ना होता। हीरे की वैल्यू जो आज हीरे की है वो ना होती, तो कोयले से हीरा बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और वो किस कैटेगरी में आती है? वेरी स्लो रिएक्शंस। ओके, उसके बाद आती है मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। इन रिएक्शंस का क्या है कि हाँ, हमने 2 केमिकल्स मिलाए, 5-10 मिनट वेट किया, किसी में घंटों वेट किया और रिएक्शन हो जाती है। यानी कि हम लोग चेंज देख सकते हैं कि हाँ, हमारी रिएक्शन कुछ टाइम पीरियड के बाद हो जाती है। ओके, जैसे कि हम इस वाली रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए अगर मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस का, तो क्या होता है मॉडरेटली स्लो रिएक्शन के एग्जांपल? जैसे कि हम मार्केट गए, कोई भी बिस्किट का पैकेट लेकर आए, ठीक है। अब उस बिस्किट के जो पैकेट को हमने ऐसे ही खुला छोड़ दिया, बाउल में निकाला और छोड़ दिया। अब हम 2-4 घंटों के बाद जब आएंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा बिस्किट था वो ना ऐसे तोड़ने पे उसकी जो क्रंचीनेस है वो फिनिश हो चुकी होती है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बिस्किट है वो जो एटमोस्फेयर में जो भी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और हमारे बिस्किट को खराब कर देता है। तो ये कैसी रिएक्शन है? मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। यानी कि थोड़े से टाइम पीरियड के बाद, कुछ घंटों के बाद हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन हो चुकी होती है और हमारा बिस्किट जो है वो खराब हो चुका होता है। हम इन्हें केमिकली देखेंगे कि ये रिएक्शंस क्या होती हैं। देखेंगे वेरी फास्ट रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा जल्दी होती हैं, इंस्टेंटली। ठीक है, ये इसका एग्जांपल। और इसके अलावा जो जितनी भी हमारी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो सब भी बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। ठीक है, फिर आती है वेरी स्लो रिएक्शंस। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि कोयले से हीरा बनाने वाला एक ही रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। कैसे? हम सबने लोहे पर जंग लगते हुए देखा है कि बैठे हुए लोहे पर जंग लग रहा है? नहीं देखा। क्यों? हम लोगों ने जंग लगा हुआ लोहा देखा है, जंग लगते हुए लोहा नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने भी बताया वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत लंबा प्रोसेस है, कई महीनों में जाके जंग लगता है। ऐसे नहीं कि अभी कोई चीज हमारे सामने और हम धीरे धीरे जंग लग रहा है और हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई हम इसमें जंग लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि हम एक टाइम पीरियड के बाद तो हमारी ये जो चीज है, हमारे जो लोहे की चीज है वो खराब हो चुकी है, इस पर तो जंग लग चुका है। तो ये कैसा है? वेरी स्लो प्रोसेस है, हम लोग जंग लगा हुआ लोहा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरी स्लो रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है। उसके बाद मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को होने में कुछ मिनट, कुछ घंटे लगते हैं और बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए होता है और बहुत ज्यादा कम टाइम में भी नहीं होती। और ये है इन रिएक्शंस का एग्जाम्पल। ओके,
गाइस आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने इस लेक्चर में सीखा है कि केमिकल काइनेटिक्स की हमारी डेली लाइफ में क्या वैल्यू है। सो वैल्यू ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है, रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जो हम थ्रू आउट द चैप्टर डील करने वाले हैं जिस चीज के साथ, वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ही है। हम लोगों ने इस टॉपिक को आज थोड़ा सा समझ लिया है। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा है, टाइप ऑफ द रिएक्शन। इससे जो आगे आने वाला लेक्चर हम लोग उसमें क्या देखने वाले हैं, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, कुछ नहीं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और इसके अलावा हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों के लिए मे बी हेल्पफुल हो और होगा ही हेल्पफुल। एंड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी कुछ भी आपको समझ नहीं आता, तो आप लोग यू गाइस कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।